बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है मियाँ खोजी का झांसा देना, जिसके मुसन्निफ पंडित रतननाथ सरशार हैं और इस सबक का इंतखाब मजमूआ नज़्म व नसर बराए जमात 12वीं से किया गया है। शामिल निसाब सबक दरअसल फसाने आज़ाद का एक हिस्सा है। फसाने आज़ाद उर्दू नावल निगारी के अहद अव्वलीन का नक्श है, जिसे पंडित रतननाथ सरशार कश्मीरी ने लिखा। ये किताब उर्दू अदब में क्लासिक का दर्जा रखती है और 150 साल गुजरने के बावजूद मकबूल खासो आम है। फसाने आज़ाद ऊद अखबार में मुसलसल 1 साल तक शाया होता रहा और काफी मकबूल हुआ, लेकिन ये बात आज तक मुतनाज़े है कि फसाने आज़ाद को किस सिन्फ में शुमार किया जाए, इसे नॉवल कहा जाए या दास्तां। इस बारे में प्रेमपाल अश्क कहते हैं कि दरअसल फसाने आज़ाद नावल और अफसाने की एक कड़ी है, जिसको दूसरे अल्फाज में हम सहाफती नावल या सीरियल फिक्शन भी कहते हैं। प्रेमपाल की इस राय से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि फसाने आज़ाद दरअसल एक सहाफती नावल है और जो मर्तबा और मकाम फसाने आज़ाद को हासिल हुआ वो किसी और सहाफती नावल को हासिल ना हो सका। खुलासा, शामिल निसाब हिस्से में मियाँ खोजी बहरूपिये का पता पूछते पूछते उसके मकान तक जा पहुंचते हैं। दूसरी तरफ बहरूपिये की बीवी किसी को रुपए भेजना चाहती है और अपनी लौंडी से कहती है कि किसी पढ़े लिखे इंसान को लेकर आए जो उनको पार्सल पर पता लिख कर दे। लौंडी को बाहर निकलते ही खोजी नजर आ जाते हैं और वो उन्हीं को ले आती है और यह काम उनसे मुफ्त में करवाना चाहती है, लेकिन वो अपनी मालकन से 2 आने लेकर अपनी जेब गर्म कर लेती है। मियाँ खोजी की नजर उन रुपयों पर थी। कड़वा पानी और बेजायका पान खाने के बाद उन्होंने पार्सल पर अपना ही पता लिख दिया ताकि वो खतीर रकम के मालिक बन जाए और घर जाकर उस पार्सल को वसूल करने का इंतजार करने लगे। अगले दिन उन्हें ये पार्सल मियाँ आज़ाद के तवस्सुत से मिल गया और वो खुशी से फूले ना समाए। दूसरी तरफ बहरूपिये के घर जाने पर उसकी बीवी ने उसे बताया कि वो पता लिखने के लिए मुयस्सर न था, इसलिए उसने ये पता किसी और से लिखवा लिया और लौंडी ने जब हुलिया बताया तो बहरूपिया समझ गया कि खोजी उनको हाथ दिखा गया है और बहरूपिया हाथ मलता रह गया। बीवी के लाख इस्तफसार पर वो कुछ भी बताने से कासिर था। सबक का मरकजी किरदार मियाँ खोजी है। मियाँ खोजी का पूरा नाम बदियुज़्ज़मा है। फसाने आज़ाद की अगरचे दीगर किरदार भी मज़ाहिया हैं, लेकिन उन सब में खोजी का किरदार ज्यादा मज़ाहिया और जानदार है। यह किरदार पूरे नावल पे छाया है और उसी की बदौलत क़ारीन नावल में दिलचस्पी लेते हैं। यह किरदार नावल के हीरो के किरदार से ज्यादा मुतहरिक और दिलचस्प है। बकौल नाकिदीन, फसाने आज़ाद कहानी तो आज़ाद की है, मगर इसका हीरो खोजी मालूम होता है। खोजी मियाँ आज़ाद का एक बेतकल्लुफ दोस्त है। वो कोताह कद, कोताह गर्दन, मुनहनी सा तंग पेशानी वाला दुबला पतला शख्स है। दाढ़ी उसकी बकरे की तरह लंबी और चेहरा सफा चट है। वो सर पर तुर्की टोपी पहने रखता है और 60 बरस की उम्र को पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद खुद को जवां मर्द समझता है और अभी तक शादी का ख्वास्तगार है। खुद को हसीनो जमील समझने की बिना पर वो तसव्वुर करता है कि दुनिया की हर हसीनो जमील औरत उस पर फरेख्ता हो जाती है। उसने कई हसीनाओं से जूतियां खाई हैं, खसूसन सराय की भटियारन और बुआ जाफरान के हाथों कई बार उसकी पिटाई हुई है। वो खुद को ताकतवर और बहादुर समझता है, इसलिए जरा सी बात पर लड़ाई झगड़े पर उतर आता है और अक्सर मार खाता है। पिटने से उसे कोई आर नहीं। इस पस्त कामत को सरशार ने मुजस्सिम शामत दिखाया है। खोजी खुद को हसीनो जमील, यहाँ तक कि यूसुफ सानी तसव्वुर करता है। शरारत और खबासत उसकी घुट्टी में रची हुई है। बात बात पर डिंगे मारना और लाफजनी करना उसका काम है। वो अफ्यूनी है और अफ्यून को चीना बेगम का नाम देता है। उसका ख्याल है कि फ्यून हर दर्द का मदावा है और इसी की बदौलत फिक्र इंसान के करीब भी नहीं फटकने पाती। खोजी को अगर इश्क है और वालिहाना इश्क, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चीना बेगम से, ख्वाह वो लखनऊ में हो या बम्बई में, तुर्की या जहाज में, उसकी चीना बेगम उसके साथ रहेगी। अंदरूनी तौर पर वो एहसास कमतरी का शिकार है, लेकिन बज़ाहिर एहसास बरतरी जताता नजर आता है। वो बात बात पर झगड़ा करने का आदी है और
हर झगड़े के वक्त करूली निकालने की धमकी देता है। खोजी की एक कमजोरी है कि वो पानी के नाम से खौफजदा हो जाता है। एक दफा आजाद उसे पानी में गोता लगाने को कहता है तो खोजी जवाब देता है, यूं ही जहर की पुड़िया दे दो, गला घोंट डालो, ये दिल लगी हमें पसंद नहीं। मरकजी ख्याल। फसाना आजाद के इस इक्तबास में यह बताया गया है कि कभी किसी अजनबी और अनजान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। धोखा और फरेब ऐसी चीजें हैं जो धोखा देने वाले के पास पलटकर जरूर आती हैं। इस सहाफती नॉवल के जरिए सरशार ने माशरती बुराइयों की पर्दाकुशाई की है। पंडित रतन नाथ सरशार के हालात जिंदगी। पंडित रतन नाथ सरशार 1846 में लखनऊ बरतानवी हिंदुस्तान के एक कश्मीरी घराने में पैदा हुए। अभी 4 बरस के ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। लखनऊ में ही तालीम हासिल की और अरबी, फारसी और अंग्रेजी से वक्फियत हासिल की। एक स्कूल में मुदर्रिसी की खिदमत पर मामूर हुए और उद अखबार में मज़ामीन लिखने लगे। अपनी खुदादाद काबिलियत की वजह से जल्द ही शोहरत हासिल कर ली। 1878 में उन्हें उद अखबार का एडिटर मुकर्रर कर दिया गया। फसाने आजाद लिखने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। कुछ अरसे तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुतरज्जिम की हैसियत से भी काम किया। 1895 में हैदराबाद चले आए। महाराजा किशन प्रसाद ने 200 रुपया वजीफा माहवार मुकर्रर किया और इसी दौरान अखबार दुबदबे आसफिया की इदारत करते रहे और 1903 में वफात पा गए। मशहूर तसानीफ में सैर कोहसार, जामे सरशार, कामनी, खुदाई फौजदार और फसाने आजाद शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने अलिफ लैला का फसीहो बलीग उर्दू तर्जुमा भी किया, जो बजाते खुद एक शाहकार तस्वुर किया जाता है। तर्ज़े तहरीर की खसूसियात। फसाना आजाद में किरदार बोलते हैं, इसलिए उनके असलूब में तवानाई, ओरिजिनलिटी और असलियत है। पंडित रतन नाथ सरशार ने फसाना आजाद में बेगमाती जबान का इस्तेमाल किया है। सरशार ने फसाना आजाद में पूरब के ठेठ मुहावरे इस्तेमाल किए हैं। सरशार के यहाँ सकील अल्फाज और फारसी अशार की भरमार है। वो मुश्किल नसर लिखते हैं, जिसकी वजह से तर्ज तहरीर में सकालत हद से ज्यादा है। रतन नाथ सरशार अपने नॉवल के अक्सर किरदारों को मुज़हिक खाकों की तौर पर पेश करते हैं। उन्होंने दरअसल लखनवी माशरे की बुराइयों को निशाने तज़हीक बनाया है। लखनऊ की तहजीब, माशरत सरशार के फसाने आजाद का मौजू है। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया।